नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 8 दिसंबर 2020 को पूर्वी डिस्ट्रिक्ट में सर्कुलेट होने वाली वर्कशीट के बारे में। यह वर्कशीट नंबर 63 है और सामाजिक विज्ञान की फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। यह एक पुनरावृत्ति कार्य है अर्थात रिवीजन है, जिसमें फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित प्रश्न पत्र हल करने के लिए पूछा गया है और इसमें कुल 10 प्रश्न हैं जिनका उत्तर हमें देना है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं इन प्रश्नों को और जानते हैं उनका जवाब। पहला प्रश्न है कि फ्रांस के प्रथम 2 एस्टेट्स को जन्म से मिलने वाला कोई एक विशेषाधिकार लिखिए। दोस्तों, फ्रांस में जो फ्रांसीसी समाज था वो 3 भागों में बटा हुआ था। इन 3 भागों को एस्टेट कहा जाता था। प्रथम एस्टेट पादरी वर्ग था, दूसरा एस्टेट अभिजात वर्ग का था और तीसरा एस्टेट कृषक वर्ग का था, किसानों का था। इनमें पहले जो 2 वर्ग थे, पादरी वर्ग और अभिजात वर्ग, उनको किसी प्रकार का सामंती कर नहीं देना होता था। सभी प्रकार के जो कर थे वो आम जनता यानी किसानों से अर्थात तीसरे एस्टेट के लोगों से वसूल किए जाते थे। तो इस सवाल का जवाब है दोस्तों कि प्रथम और दूसरे वर्ग के या एस्टेट के लोगों को सामंती करों में छूट थी, उन्हें किसी प्रकार का कोई कर नहीं देना होता था। दूसरा सवाल है कि लुई 16 के फ्रांस के राजा बनने के समय राजकोष क्यों खाली था, कोई एक कारण लिखिए। दोस्तों, जो लुई 16 था वो बूर्बो वंश का शासक था और 1774 ईस्वी में फ्रांस का राजा बना था। जिस समय वह राजा बना था तो उस समय लंबे चलने वाले युद्धों के कारण और वर्साई के महल की शानो शौकत को बरकरार रखने के लिए ढेर सारा पैसा खर्च हो रहा था। इस वजह से जब वो 1774 में राजा बना था तो राजकोष जो फ्रांस का था वो पूरा का पूरा खाली था। तीसरा सवाल जो दोस्तों है वह खाली स्थान भरने का है कि फ्रांस के राजा डैश वाटरलू का युद्ध सन 1815 में लड़ा। फ्रांस के राजा का नाम नेपोलियन था, जिसने 1815 ईस्वी में वाटरलू का युद्ध लड़ा था और इस युद्ध में वह हार गया था। दोस्तों, जो चौथा सवाल है वह भी खाली स्थान भरने का है और उसका जो सवाल है वह यह है कि फ्रांस में डैश का किला सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था। तो दोस्तों, फ्रांस में जो वर्साई का किला था वह फ्रांसीसी राजा की ताकत का और प्रतीक माना जाता था। ये एक वर्साई का किला था और दूसरा बास्टिल का किला था। इसीलिए जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी तो इन किलों को जनता ने अपनी हिंसा का शिकार बनाया था। पांचवा सवाल है कि वाक्य को ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार सही करके पुनः लिखिए और वाक्य है कि लुई 16 चोल वंश का राजा था। दोस्तों, जो लुई 16 था वह बूर्बो वंश का राजा था, जैसा कि हमने पहले प्रश्न में देखा। क्वेश्चन नंबर 6 को भी हमें सही करके पुनः लिखना है और सवाल है कि चर्च के पादरी फ्रांस के तृतीय एस्टेट में आते थे। दोस्तों, ये गलत है क्योंकि पादरी जो थे वो प्रथम एस्टेट के अंतर्गत आते थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में सही विकल्प चुनना है। फ्रांस में 1794 तक चलने वाली मुद्रा का क्या नाम था? ए टाइल, दूसरा लिब्रे, तीसरा टाइल और चौथा यानी कि डी रुपया। तो दोस्तों, लिब्रे था फ्रांस की मुद्रा का नाम जो 1774 तक 94 तक जारी रही थी और जिस समय लुई 16 राजा बना था उस समय तक फ्रांस के ऊपर ऑलरेडी 2 अरब लिब्रे का कर था और जब अमेरिका आजाद हुआ था 1776 में लुई 16 के शासनकाल में, तो ब्रिटेन ने उसके ऊपर 10 अरब लिब्रे का और अतिरिक्त कर्ज थोप दिया था क्योंकि अमेरिका को आजाद होने में फ्रांस ने सहयोग दिया था। तो इस प्रकार इस सवाल का जो जवाब है वह लिब्रे है और जो दोस्तों हमारी वर्कशीट में लिब्रे शब्द लिखा गया है वह गलत लिखा गया है। जो लिब्रे है वह जो मैंने नीले पेन से लिखा हुआ है इस तरीके से लिखा जाएगा, जैसा कि आप अपनी पाठ्य पुस्तक में भी देख सकते हैं। दोस्तों, सवाल नंबर 8 भी सही विकल्प को चुनने के लिए है और सवाल है कि डायरेक्टरी शासन व्यवस्था का अंत किसने किया था? ए लुई 16 ने, बी नेपोलियन ने, सी रूसो ने या डी रॉबेस्पियर ने। तो इसका जो जवाब है वह नेपोलियन है दोस्तों, क्योंकि नेपोलियन ने डायरेक्टरी के शासन को, द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था। और सवाल नंबर 9 में हमें
सही विकल्प का चयन करना है। इसमें एक कथन दिया गया है और दूसरा कारण है और उसके आधार पर हमें अपने सही जवाब का चयन करना है। 9वां जो सवाल है उसमें ए यानी कि कारण है कि 21 जनवरी 1793 को लुई 16 को फांसी दे दी गई थी और आर यानी कि उसका कारण है कि उसने फ्रांस के खिलाफ राजद्रोह की साजिश की थी। अब इसका जो विकल्प है दोस्तों वह ए और आर दोनों सही है तथा ए आर की सही व्याख्या करता है। दूसरा है बी, ए और आर दोनों सही है किंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं करता। सी, ए सही है पर आर गलत है। डी, ए गलत है पर आर सही है। तो दोस्तों इस सवाल का जो जवाब है वह ए है, क्योंकि हम जानते हैं कि रॉबेस्पियर के शासनकाल में 21 जनवरी 1793 को लुई 16 को फांसी की सजा दी गई थी और उसके ऊपर जो आरोप लगाया गया था वह राजद्रोह का आरोप लगाया गया था और एक ही दिन के अंदर उसके ऊपर आरोप साबित करके गिलोटिन जो मशीन होती थी उसके द्वारा उसके सर को काट दिया गया था और बहुत जल्दी ही उसकी जो पत्नी थी मैरी एंटोइनेट उसको भी फांसी की सजा देकर गिलोटिन से उसकी गर्दन को काट दिया गया था। तो इस प्रकार इस सवाल का जो जवाब हुआ वह विकल्प ए है। दोस्तों वर्कशीट का 10वां और आखिरी सवाल भी इसी तरीके का है, जिसके अंतर्गत दूसरा सवाल पूछा गया है और सवाल यह है कि कथन 1793 में से 1794 के फ्रांसीसी काल को शांति का काल भी कहते हैं और कारण इस दौरान रॉबेस्पियर ने क्रूरतापूर्वक राज किया था। अब इसके विकल्प है कि ए और आर दोनों सही हैं तथा ए आर की सही व्याख्या करता है। बी, ए और आर दोनों सही हैं किंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं करता। सी, ए सही है पर आर गलत है। डी, ए गलत है पर आर सही है। दोस्तों इस सवाल का जो जवाब है वह विकल्प डी सही है, क्योंकि रॉबेस्पियर का शासनकाल जो है वो आतंक का काल माना जाता है, शांति का काल नहीं, क्योंकि इसके दौरान रॉबेस्पियर ने बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। खुद उसके जो लोग थे वो भी उसके शासन के अंतर्गत त्राही त्राही करने लगे थे। उसके शासनकाल के दो वर्षों के अंदर ही न जाने कितने लोगों को गिलोटिन मशीन पर पर चढ़ाकर फांसी की सजा दे दी गई थी। तो इस प्रकार उसका जो शासनकाल माना जाता है वो शांति का काल नहीं बल्कि आतंक का काल माना जाता है। तो दोस्तों यह है वर्कशीट नंबर 63 का सॉल्यूशन। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।